नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज दिन भर एक हमने सीमित दायरे का कारोबार देखा है और इस वक्त भी निफ्टी करीब 50 अंकों की नरमी के साथ ही कारोबार कर रहा है। 25,000 के स्तर हमने देखे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक से प्रेशर बन रहा है। करीब 400 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। हालांकि सुबह से एक और चीज नोटिस करने वाली है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। जितने शेयर ऊपर हैं एनएसई में, उतने ही शेयर नीचे भी हैं। 1283 शेयर चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, 1281 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज बाजार को जो सपोर्ट देने वाले सेक्टर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि आईटी में एचसीएल टेक महिंद्रा, ये कुछ शेयर चल रहे हैं। ऑयल एंड गैस में अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी में 1% के आसपास की मजबूती है। और इसके अलावा फार्मा में सन फार्मा के शेयर से बाजार को मजबूती मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे एमएनएम करीब 2.25% नीचे है। टीसीएस के कमजोर नतीजे आए थे, नतीजों के बाद 2.25% टीसीएस का शेयर नीचे दिखेगा। अडानी एंटरप्राइजेज, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं। खासतौर से बैंकिंग जो शेयर है प्राइवेट बैंकिंग के, वहां पर कल की बड़ी तेजी के बाद आज हो रही है मुनाफा वसूली। तो अगले 1 घंटे बाजार को लेकर आपको गाइड करेंगे और तमाम जो खबरें आई हैं उनको लेकर भी आपको जानकारी देंगे और अपने एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे में आपके लिए मौके कहां पर मिलेंगे। आज शुक्रवार का दिन है और बहुत ही शुभ दिन आज का है, क्योंकि आज महानवमी भी है और कल दशहरा होगा। तो उस पर भी हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि बाजार में किस तरह का उत्साह या एक्शन आ रहा है। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जो महापर्व है वो तो दशहरा कल मनाया जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा की तस्वीरें आपके सामने। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा का पर्व। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको दुर्गा पूजा की जो छवि वेस्ट बंगाल में होती है वो चित्तरंजन पार्क में दिख जाती है। तो ये कुछ बढ़िया तस्वीरें आपके लिए और आप सभी को महानवमी की और कहेंगे कि विजयादशमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम ईटी न्यूज़ स्वदेश की पूरी टीम की ओर से कहेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, बाजार के मेजर हाइलाइट्स क्या हैं 5 बड़ी बातों के जरिए आपके सामने पहले रखेंगे। निफ्टी 50 अंक गिरकर है 24,950 के आसपास कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में 400 अंकों के आसपास की गिरावट इस वक्त में देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर में कमजोरी है, खासतौर से जो प्राइवेट बैंकिंग वाले जो शेयर हैं वहां पर आज हम नरमी देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% नीचे जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 350 अंकों से 400 अंकों की है। मेटल शेयरों में चमक आज है। नाल्को के शेयर में 4% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं और आज सुबह के सत्र में भी इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या नाल्को चलने के लिए तैयार है। नाल्को के साथ अगर आप देखेंगे तो हिंडाको के शेयर में भी 2.25% की मजबूती है और ये निफ्टी के सबसे ज्यादा चलने वाले शेयरों में शामिल है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, बीएसई, एमसीएक्स, ये दोनों शेयर 4% ऊपर है। एमसीएक्स का शेयर कर रहा है रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार और बीएसई का शेयर भी है करीब रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही होगा। 4,400 रुपए के ऊपर के भाव हमें फिलहाल दिख रहे हैं। तो अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आपके लिए हम रणनीति बनाना शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं आज के खास मेहमान जतिन गेडिया हैं, तेजस शाह हैं और अमोल आठवाले हैं। जतिन जी, तेजस जी और अमोल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर और आप सभी को दुर्गा पूजा की, दशहरा की, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तेजस जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार कहीं ना कहीं दिशा की तलाश करता हुआ दिख रहा है और 25,000 बड़ा क्रूशियल जंक्शन लग रहा है बाजार के लिए। आप ये बताइए कि बाजार में तेजी कौन से लेवल के बाद आप देख रहे हैं और कौन से लेवल के बाद आपको लगता है कि प्रेशर बाजार पर बढ़ जाएगा, यानी कि गिरावट की अगर स्थिति हुई तो कौन सा लेवल क्रूशियल होगा? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी देखिए पिछले 3-4 दिन से जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 25,050 के करीबन है, वो क्लोजिंग बेसिस पे सरपास नहीं कर पा रहा है। तो जो 25,050 से लेके 25,100 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है,
और उसके ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो करीबन है 25,300 के ऊपर। तो जब तक ये दोनों लेवल सरपास नहीं करता है, मुझे लगता है निफ्टी में दबाव बना रहेगा। और मुझे लग रहा है कि जो रिसेंटली अभी स्विंग लो बना था 24,750 के करीबन, वो लेवल रीटेस्ट हो सकता है। तो नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो 24,750 का है। अगर उसके नीचे अगर निफ्टी बंद देती है तो फिर एक डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। तो ब्रॉडर रेंज है 24,700 लेके 750 से लेके 25,300 की, और इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है 25,050 का। जब तक ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते ऊपर की तरफ, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए निफ्टी में। तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप निफ्टी कर बनाए रखिए। ये तो हुई इंडेक्स पर चर्चा, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी ले लेते हैं। अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, क्लोजिंग कॉल्स। जतिन, सबसे पहले आप बताएं, शुक्रवार का दिन है, 1 घंटा बाकी है, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दशहरा की आप सबको शेर खान की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। और अगर जो मैं अपने ट्रेडिंग पिक्स की अगर जो मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं मेटल स्पेस में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है। हमें लगता है कि मेटल स्पेस आने वाले दिनों में एक अपसाइड की तरफ एक रैली जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो वेदांता अ, अर्ली चार्ट्स पे देखें तो फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट होके कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे को लगता है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट आवर और ड्यूरिंग द मंडे और ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन एक अच्छा खासा रैली हमें देखने मिल सकता है वेदांता में। तो वेदांता लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 490, टारगेट रहेंगे 525 और 534 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो बजाज ऑटो में रहेगा। तो बजाज ऑटो में हमने आर्ली चार्ट्स पे एक इम्पल्सिव पैटर्न देखा है रिसेंट के जो लोज बने थे वहां से, और उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हुआ है और हमें लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो गया है इन द केस ऑफ बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 11,700 का और टारगेट रहेंगे 12,500। बजाज ऑटो पर खरीदारी की राय और इसी के साथ मेटल सेक्टर से वेदांता, यहां पर भी खरीदारी की राय जतिन की तरफ से। अमोल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है। 1680 के आसपास मैंने पिक किया था, 1765 तक के पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1647 का। आई थिंक एक करेक्शन के बाद एक स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो आई थिंक ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में भारतीय में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं एक एसबीआई लाइफ के साथ जाना चाहूंगा, 1735 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनली है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1825 के और स्टॉप लॉस उसका है 1700 का। एक बड़ा करेक्शन स्टॉक ने पूरा किया है। बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि आई थिंक ये स्टॉक में टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस सेक्टर से एसबीआई लाइफ हाल ही में ज्यादा करेक्शन दिखा है, जिसके चलते अब खरीदारी के मौके बनेंगे। 1825 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। और भारतीय एयरटेल, यहां पर भी खरीदारी की राय अमोल की तरफ से। और तेजस, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? तो जो मेरे दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है उसमें से पहला है पेट्रोनेट एलएनजी। ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 368 के करीबन। उसके बाद हमने स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है और जो ब्रेकआउट का सपोर्ट था वो भी अभी होल्ड कर रहा है। तो पेट्रोनेट एलएनजी में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 339 का, पहला लक्ष्य रहेगा 367 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 380 का। और इसके अलावा जो मुझे दूसरा स्टॉक पसंद है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से जो दिग्गज शेयर है, जो लीडर है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है 765 के करीबन और रिसेंटली जो 200 डे उसकी मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है।
तो एसबीआई का जो काउंटर है हमें पोजिशनली काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आप करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 765 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 830 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 855 का। एसबीआई के लिए 830 और 855 के टारगेट्स 800 रुपए के आसपास फिर से आके शेयर ही खड़ा हो गया है। हल्की सी तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं एसबीआई के शेयर में। लेकिन आज निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है ट्रेंट का शेयर। ट्रेंट यानी टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी जिसके एमडी हैं नोएल टाटा, और खबर ये आ रही है कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। सूत्रों के फिलहाल हवाले से ये खबर है ये, और इसके ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। लेकिन निश्चित तौर पर ट्रेंट 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अगर आप 6 महीने में देखेंगे शेयर ये डबल हो गया है और ये 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। एक बार अमोल जरा ट्रेंट को लेकर ना शॉर्ट टर्म व्यू नहीं चाहिए, थोड़ा दूर दृष्टि डालिए इस पर। आपको कहां तक जाता हुआ शेयर दिख रहा है? मान लीजिए अगर इसको कोई अगर होल्ड करता है, थोड़ा समय देता है तो जी आई थिंक शॉर्ट टर्म या हो मीडियम टर्म में दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक कंसिस्टेंटली चला है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वो सस्टेन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इवेंचुअली वो ब्रेकआउट में कन्वर्ट्स हो रहे हैं। तो मैं अगर मीडियम टर्म का व्यू आपने पूछा है तो वीकली चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। और वीकली चार्ट्स में ये वीक में अराउंड 12% का रैली हुआ है। मुझे लगता है कि ओवरऑल वीकली फॉर्मेशन भी बहुत स्ट्रांग है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है। तो जो वीकली चार्ट्स के ऊपर से आई थिंक ये 8700 इवन 9000 तक के भी स्टॉक में लेवल देखने को मिल सकते हैं जरूर। 8000 और 7800 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए। अगर 7800 तक के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है। बिलो 7800 थोड़ा सा टेक्सचर में थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट ओवरऑल भी अगर हम मंथली में भी देखते हैं तो भी बड़ा फॉर्मेशन भी स्टॉक बुलिश साइड पे ही है। आई थिंक ये स्टॉक कंटिन्यू रहेगा उसका अप ट्रेंड मोमेंटम। ठीक है, ट्रेंट में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। एक और शेयर लेकर आइए, बीएससी। लगातार ये भी चल रहा है और जो भी खबरें आ रही हैं, अगर कोई खबर ये आ रही है कि सरकार या फिर मार्केट के रेगुलेटर या फिर एक्सचेंज एफएनओ ट्रेड को थोड़ा सा कर्व करना चाह रहे हैं, जो वॉल्यूम का उसमें अपसर्ज आया था रिटेल की तरफ से, तो बीएससी इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है बीएससी 4444 ये स्तर, और कमाल की रफ्तार से चला है। 21-22 रुपए तक शेयर फिसल गया था और अभी 44 रुपए तक आके खड़ा हो गया है नई ऊंचाई पर। तेजस, जरा बीएससी को लेकर व्यू दीजिए, कितना चलेगा आपको? और ये फर्राटा रफ्तार जारी होती हुई दिख रही है, या फिर जो थोड़े लोअर लेवल पर जिनके पास है प्रॉफिट चेकिंग कर ले, या फिर स्टॉप लॉस ऊपर करते रहें? मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अभी भी लग रहा है कि ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। फ्रेश लेवल पे बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जिसके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। इसमें किसी को पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है तो करीबन 4200 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऊपर में मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 4580 तक का स्तर छू सकता है, और 4580 से लेके 4600 का लेवल सरपास किया तो 4820 तक के भी लेवल हम दे सकते हैं। तो पोजिशनली काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4200 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 4800 का पोजिशनल टारगेट रहेगा। ठीक है, 4800 रुपए का पोजिशनल टारगेट होगा आपके लिए बीएससी लिमिटेड के शेयर के लिए। टीसीएस के नतीजों से बाजार को निराशा हुई है। निराशा इस चीज को लेकर भी है कि एक दिग्गज कंपनी है, वेटेज अच्छा है निफ्टी में, लेकिन वो चेयर अप नहीं कर पाया मूड को। हालांकि टीसीएस के अलावा अगर आप बाकी आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर माहौल थोड़ा सा अलग है। टीसीएस जरूर आपको 2% नीचे दिखेगा। एक बार को हरे निशान में भी आया था थोड़े समय के लिए, आप देखेंगे एक स्विंग ऊपर का आया था। लेकिन बाजार को अब अगली जो उम्मीद है वो रिलायंस के नतीजे से है। सोमवार को रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं नतीजों का पूरा विश्लेषण लेकर, नतीजों के अनुमान का इनफैक्ट। सौमित, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या उम्मीदें हैं रिलायंस से? क्या बाजार के मूड को थोड़ा सा बेहतर करने का काम करेंगे?
रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज करने वाला है और अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो थोड़े बहुत म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, एबिटा में करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन 16.9% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 4% हायर हो सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब नंबर्स म्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम नंबर्स है उसके नंबर स्ट्रांग होंगे, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो O2C और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड या वीक आएंगे और इसी कारण ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी म्यूटेड होंगे। अब O2C सेगमेंट की अगर एबिटा की हम बात करें तो वो 5% लोअर होंगे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, करीब 12,500 के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बिजनेस वीक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स था वो भी फ्लैट था और उसके साथ अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ग्रोथ देखने नहीं मिला और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट जो है वो वीक आ सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एबिटा नंबर है वो 1% लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर करीब 5,150 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। अब ये नंबर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि हल्की सी प्रोडक्शन डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशन है KG D6 में और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ रही है और इसी कारण हम अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की एबिटा भी लोअर आ सकती है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है बट एबिटा ग्रोथ सिर्फ 4% की है, तो रिटेल बिजनेस में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री से सेकंड क्वार्टर में। बट जो ग्रोथ हमें रिटेल बिजनेस में दिखेगी वो पूरे स्टोर एडिशन, न्यू ब्रांड्स जो कंपनी ऐड कर रही है और फुटफॉल बढ़ने के कारण देखने मिल सकती है। अब रिलायंस जियो जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू करीब 7% हायर हो सकता है, एबिटा 8% से ग्रो कर सकती है। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 53.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 14% आने की एक्सपेक्टेशंस है। आरपू जो कि सबसे की नंबर है टेलीकॉम कंपनी के लिए वो 6% से बढ़कर 193 पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट सब्सक्राइबर बेस अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब जो पूरा ग्रोथ हमें टेलीकॉम बिजनेस में दिख रहा है वो टैरिफ हाइक की वजह से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होगी पिछले 10 क्वार्टर में, बट ये टैरिफ हाइक लेने के कारण अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है और ये पहली बार होगा पिछले 10 क्वार्टर में जहां पे रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर बेस में हमें डिक्लाइन देखने मिल सकता है और ये प्योरली टैरिफ हाइक लेने के कारण जो कस्टमर चर्न होता है उसके वजह से हो रहा है। पहले भी जब कंपनीज ने टैरिफ हाइक लिया था हमें ये देखने मिला था, बट याद रखिएगा ये जो टैरिफ हाइक हुआ है उसका पूरा बेनिफिट सेकंड क्वार्टर में नहीं रियलाइज हो रहा है। आगे चल के भी 2 क्वार्टर्स में इसके बेनिफिट रियलाइज होंगे क्योंकि रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स है वो लॉन्गर वैलिडिटी प्लान्स में है, तो कुल मिला के 3 क्वार्टर लग जाते हैं पूरे टैरिफ हाइक बेनिफिट को फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। उसके अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर पर, क्या कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के आउटलुक को लेकर, न्यू एनर्जी बिजनेस का रोड मैप क्या है, क्या टाइमलाइंस है, कब प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसी के साथ कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक होने के बाद, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ जियो फाइबर की ग्रोथ और कंपनी के आगे की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जानना भी ज़रूरी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट से। बिल्कुल सौमित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे सोमवार को मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। सबकी नज़र बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रहेगी, लेकिन टेक्निकल्स पर एक राय ले लेते हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, नतीजों के पहले आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर किस तरह के पोजीशंस लेने को रेकमेंड करेंगे? देखो, रिलायंस इंडस्ट्री में हमने एक तरफी गिरावट देखी है और स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक हो गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि इसका जो बजट डे का लो था जो करीबन 2720 के करीबन है, तो वहां पे एक सपोर्ट है। तो 2700 से लेके 2720 तक रिलायंस में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो एक माइनर पुल बैक रैली आ सकती है स्टॉक में, क्योंकि जो स्टॉक है वो इंडिकेटर पे काफी ओवरसोल्ड है। तो हम एक हल्की सी पुल बैक रैली देख सकते हैं 2800 से लेके 2850 तक। तो मेरे हिसाब से अगर ये पुल बैक रैली में किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नतीजों के पहले। आगे बढ़ते हैं। सुबह जब हमने ट्रेड शुरू किया तो मेटल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी ट्रेंड रिवर्स होती हुई नजर आई और अब फार्मा सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो ग्रैन्यूल्स 4.5% की तेजी के साथ फार्मा इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। ग्रैन्यूल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इप्का लैबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा, लुपिन
सभी स्टॉक्स में 3 से 4.5% की तेजी दिखी है। जतिन, क्या राय रहेगी फार्मा इंडेक्स पर और इन स्टॉक्स पर ग्रैन्यूल्स, इप्का लैबोरेटरीज? देखिए, ओवरऑल जो फार्मा इंडेक्स है उसमें पिछले 2 दिनों में हमने एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प डिक्लाइन आया था और उसके ट्रेडिंग और उसके पहले के सेशन में एक शार्प राइज आया था। तो कहीं न कहीं ये वॉलेटिलिटी में हमें लगता है कि थोड़ा सम ऑफ द स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर-नीचे हुए। सिप्ला में या लुपिन में एक शार्प डिक्लाइन भी देखने मिला है, लेकिन कहीं न कहीं अगर जो ग्रैन्यूल्स इन पर्टिकुलर की बात करूँ तो हमें लगता है कि जो रिसेंट का करेक्शन आया था उसमें अपने 20 वीक एवरेज को होल्ड किया है। तो कहीं न कहीं ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पुल बैक है या तो निचले स्तरों से जो रैली स्टार्ट हुई है वो हमें लगता है 620 625 तक बढ़ सकती है। इसके लिए अगर जो करंट स्तरों पे कोई अगर जो फ्रेश ट्रेड लेते हैं तो 580 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं इन द केस ऑफ ग्रैन्यूल्स। और अगर जो इप्का लैब्स की बात करूँ तो इप्का लैब्स तो ऑलरेडी जो अपने हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा कूल ऑफ आया है तो ही इसमें एंट्री ले। अगर जो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कंसीडरिंग के लास्ट 3-4 दिनों में ये 1500 से 1650 का एक रैली ऑलरेडी दिखा चुका है, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। डिप अगर जो है अराउंड 1600 1580 तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन करंट स्तरों पे जिनके पास है वो 1630 रुपए, 1625 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय फार्मा शेयरों पर, इप्का लैबोरेटरीज और ग्रैन्यूल्स पर हमने आपको राय दी। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके आप आज कहाँ देख रहे हैं जो ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड किए जा सके अगले हफ्ते? बिल्कुल आशीषा, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग या फिर एक म्यूटेड सा एक्शन है। एफएमसीजी एज अ पैक यहाँ पे पिछले 3 हफ्तों से हम प्रॉफिट टेकिंग का टोन देख रहे हैं, और उसमें से एचयूएल को अगर आप देखेंगे तो एक मेजर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद काफी स्ट्रांग मूव आया था। उसका एक रिट्रेसमेंट बेसिकली अपने नेकलाइन एरिया जहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था उन्हीं एरियाज को रिटेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से पोटेंशियल है कि इस रीटेस्ट के बाद एक रिकवरी और एक पॉजिटिव टोन देखेंगे बाजार में और एचयूएल में। और 28 वाली जो कॉल जो करीब 44 के पास ट्रेड कर रही है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 30 के स्टॉप लॉस के साथ 75 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, एचयूएल के 2000 के कॉल खरीदने की सलाह। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजित। उसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। इस बीच क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। स्टॉक में करीब 4% की गिरावट आज दिखी है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अब रेड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो पहले 1100 रुपये प्रति शेयर था वो अब घटाकर 950 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो नोमुरा की इस रिपोर्ट के चलते करीब 4% की गिरावट यहाँ पर है। उनका मानना है कि डिसबर्समेंट और एयूएम ग्रोथ में काफ़ी गिरावट दिखी है, एसेट क्वालिटी में भी डिटीरियोरेशन दिखा है, तो कई सारे नेगेटिव्स हैं उनके नज़रिए में, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड तो किया ही है, टारगेट प्राइस भी घटाया है इस पर 4% की गिरावट इसके चलते। अमोल, क्या राय होगी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर 4% की गिरावट के बाद अब ट्रेडिंग के लिहाज से क्या राय होगी? टेक्सचर वीक ही है। अगर हम डेली और वीकली कहीं भी देखें तो काफी शार्प करेक्शन है, बाउंस बैक आ रहे हैं, वो भी या तो आ रहे वो सस्टेन नहीं हो रहे या तो बहुत कम आ रहे। अगर हम अभी इमीडिएट देखेंगे तो ये वीक में भी स्टॉक अराउंड 7% तक करेक्ट हुआ है। आई थिंक ये वीक टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक में एक बाउंस बैक के लिए एक बेस बन चाहिए जो कंप्लीटली मिसिंग है फिलहाल। तो अगर मैं लेवल के हिसाब से चार्ट की तरफ देखता हूँ तो आई थिंक 1100 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर उसके नीचे स्टॉक रहता है, आई थिंक ये जो वीक टेक्सचर बना हुआ है वो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। 1100 के ऊपर स्टॉक शायद टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ट्राई करेगा, बट फिलहाल तो टेक्सचर वीक है और वीक ही रहने के चांसेस अभी तो दिख रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये राय क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण टेक्सचर वीक है और ये कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। ये राय अमोल की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। कई और सेगमेंट, स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी कवरेज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार बेहद नैरो रेंज में आज कारोबार कर रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो जो आज की रेंज रही है वो रही है 108 अंकों की। 25,000 का इंडेक्स, 108 अंक की रेंज होती क्या है, मतलब 24,900 प्रोटेक्टेड नीचे है, 25,000 के ऊपर जाने में बाजार को हो रही है दिक्कतें। ये आज की पूरी स्टोरी रही है बाजार की। निफ्टी बैंक लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी 325 अंकों के आसपास की कमजोरी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। और दरअसल क्या है ना कि एक तरफ का मूव नहीं है। आईटी में कुछ शेयर चल रहे हैं, कुछ टीसीएस गिर रहा है। अब देख रहे हैं कि बैंकिंग में कोटक बैंक चल रहा है कल की तेजी के बाद आज भी, लेकिन दूसरी तरफ एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे बैंकिंग आज प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं बाजार की दिशा क्या होती है। लेकिन आज वायदा का सबसे जो ज्यादा जो गिरने वाला शेयर है वो है बंधन बैंक का शेयर। 11.5% की तेजी है बंधन बैंक के शेयर में, और सबसे ज्यादा जो गिरने वाला शेयर है वो है कमिंस का 4.5% की गिरावट वहां पर है। लेकिन एक काम करते हैं, ये समझ लेते हैं कि रुपए की चाल कैसी है और उससे इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। $1 का भाव 84 रुपए 6 पैसे तक पहुंच गया। कमजोरी क्यों है और रुपए में कमजोरी का किन शेयरों पर असर पड़ता है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों टूट रहा है रुपया? देखिए, 84 रुपया 7 पैसा $1 का भाव हो चुका है। सबसे बड़ी वजह तो है कि क्रूड में जिस तरह का तेजी का ट्रेंड है और आगे भी संकेत लग रहा है कि किसी भी लेवल तक जा सकता है, क्योंकि इजराइल में वहाँ पर डिफेंस कैबिनेट की बैठक हुई थी। ईरान के हमले के बाद वो विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाए। तो ये चिंता की बात है, पूरा सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है। ये एक चिंता है जो यहाँ पर रुपए पर दबाव बना रहा है। हाल के दिनों में डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी दिखी भी है, यहाँ पर रिकवरी भी दिख रही है। आरबीआई की तरफ से देखें तो उनका भी अब स्टांस बदल कर न्यूट्रल हो गया। तो लग रहा है आने वाले अगली पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती भी हो सकती है। तो ये सारी वजह रुपए पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही एफआईआईज की इक्विटी मार्केट में यहाँ पर बिकवाली चल ही रही है। अब इसका दबाव क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान होता है जो भी यहाँ पे इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, ऑयल एंड गैस कंपनियाँ, पूरे सेक्टर की अगर बात करें, क्योंकि हम 85% तक अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए इंपोर्ट यहाँ पर महंगा हो जाएगा, क्योंकि 75% ग्लोबल मार्केट में डॉलर टर्म में ही ट्रेड होता है। तो अगर डॉलर अगर मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होगा, तो इंपोर्ट ओरिएंटेड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कुछ कंपनियां हो या ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज हो, तो उनके लिए चिंताजनक बात है। लेकिन फ़ायदा किसे होता है? तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो आईटी सर्विसेज की कंपनियां, आईटी सेक्टर की कंपनीज हो और जिनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता हो, साथ ही टेक्सटाइल कंपनियां हो, इसके अलावा एक और सेक्टर जहां पर एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये फार्मा, जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ये सारी कंपनियां बेनिफिशियरीज़ हैं। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, रिकॉर्ड स्तरों पर है डॉलर का रिजर्व, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर रुपए में कमज़ोरी हुई तो आरबीआई एक बार फिर से इंटरवीन कर सकता है और इस कमज़ोरी को रोक सकता है। आरबीआई के हैंड अब बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से नरमी की संभावना जितने भी फॉरेक्स एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता नहीं है। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा अब यहाँ से दबाव नहीं दिखेगा। आगे रुपए में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आएगी। शुक्रिया विश्वमोहन। तो ये पूरा विश्लेषण आपके लिए कि रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्या और कमज़ोर होगा और कहाँ पर असर उसका पड़ता है। लेकिन एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और वो है एक्साइड का। एक्साइड में हम लगातार तेजी देख रहे हैं और आज भी करीब 4% के आसपास का उछाल है एक्साइड के शेयर में। 500 रुपये के ऊपर जाकर मजबूती और इसकी बढ़ रही है। एक्साइड को लेकर खबर भी आई कि इनके एक आर्म है, एक्साइड की कोई सब्सिडरी है, उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए लिथियम आयन बैटरीज के लिए। एक्साइड का जरा चार्ट चेक कीजिए तेजस, कहां तक आपको शेयर जाता हुआ दिख रहा है और क्या नई खरीद कर सकते हैं या फिर आप छोड़ दें इसको? नहीं, डेफिनेटली नई खरीद कर सकते हैं। स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ। इसका जो ब्रेकआउट का स्तर था वो करीबन 515 का था।
515 के बाद स्टॉक में एक थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली देखी थी कल के क्षेत्र में हमने, लेकिन आज वापस हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको 505 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 560 का, और वो सरपास करता है तो ये स्टॉक 580 तक भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए एक्साइड इंडस्ट्री में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक्साइड के शेयर में। अमोल, ग्रेन्यूल्स के शेयर में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? 600 रुपए के ऊपर निकला है ये शेयर और आज बढ़िया तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है ग्रेन्यूल्स में। आप जरा बताइए, नई बाइंग इसमें करनी है या फिर जिनके पास ऑलरेडी है वो बने रहें? थिंक जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 2 दिन से का हायर बॉटम फॉर्मेशन में डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है उनके लिए स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 590 588 का, और ऑन द हायर साइड 625 तक के लेवल निकल के आ रहे। थोड़ा सा अगर मैं मीडियम टर्म व्यू देखता हूँ तो स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन होने के बाद वाला ये रिवर्सल है, तो शायद ऊपरी लेवल पे वापस से एक बार दबाव दिख सकता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा ऑन द हायर साइड 625 के, वहां पे देखना पड़ेगा अगर मीडियम टर्म या वीकली टेक्सचर बदल देगा। बट फिलहाल के लिए तो अगर मैं मोमेंटम देखता हूँ तो पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, पॉजिटिव साइड पर ही है ग्रेन्यूल्स को लेकर माहौल। एक शेयर आप जरा चेक करके रखिए इसको। अमोल, आपसे ही इस पर व्यू चाहिए क्योंकि तेजस इस पर व्यू नहीं देंगे। वो है जेएम फाइनेंशियल का 7% के आसपास की तेजी इसमें हम देख रहे हैं। आज 160 रुपए का हाई भी बनाया है। आप इसका चार्ट निकाल के रखिए, थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। लेकिन हमारा खास सेगमेंट मार्केट एट 3 रेडी है और बाजार खुलने के बाद खबरों को लेकर कहां पर एक्शन बढ़ा है ये बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या है आज, कहां पर एक्शन हो रहा है खबरों के दम पर? जी हाँ, तो आज अगर हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेंड के साथ। यहाँ पे खबर ये है कि सूत्रों के मुताबिक ट्रेंड के जो चेयरमैन हैं मिस्टर नोएल टाटा, वो कहीं पे एक एलिजिबल हो सकते हैं और उनको कहीं पे सिलेक्ट कर सकते हैं टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होने के लिए। अगर हम बात करें तो उन्होंने एक अच्छी जर्नी जो है वो ट्रेंड में दिखाई है और इसी के चलते हुए एक ट्रेंड में आज के दिन में तेजी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन की, और खबर यहाँ पे ये है कि कंपनी को फिलहाल में ही एक लोएस्ट बिडर के रूप में हमने फिर से देखा है। इस कंपनी का जो लोएस्ट बिड है वो 918 करोड़ का था। ये बिड जो है वो बीएमसी के लिए किया था, बृहन मुंबई महानगर कॉर्पोरेशन, और जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है इस ऑर्डर का वो लगभग 30 महीने का होगा अगर कंपनी को ये ऑर्डर मिला तो। इसके बाद बात करते हैं कॉनकॉर की। यहाँ पे Q2 के नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं वॉल्यूम्स के। अगर हम एग्जिम डेटा की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा एक वीकनेस देखने को मिला था, 3.7% का एक ग्रोथ देखने को मिला। बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एक 14% का ग्रोथ देखने को मिला, और इसी के चलते हुए जो ओवरऑल ग्रोथ है वो लगभग 6% का रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसके चलते हुए कॉनकॉर पर नजर रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगली बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी की, क्योंकि फिलहाल में ही बोर्ड मीटिंग हुआ था और बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने जो है इनेबलिंग प्रोविजन जो है वो किया है, जिसके चलते हुए 6000 करोड़ तक का एक फंड रेज जो है वो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है कंपनी में, जो कि ग्रोथ को फ्यूल कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की, और यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी ने कहीं पे 99.99 मतलब लगभग 100 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं अपने एक होली ओन सब्सिडरी में जिसका नाम है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, और इसके बाद हमने देखा कि एक तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये तमाम खबरें और उन खबरों के दम पर क्या एक्शन हो रहा है ये पूरा का पूरा कैप्सूल आपके लिए हम लेकर आते हैं 3 बजे। लेकिन जैसा कि बता रहे थे गौरव, कॉनकॉर की Q2 अपडेट्स आए हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम में 0.4% की ग्रोथ है, घरेलू ग्रोथ में 14% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। तो एक अच्छे संकेत है कॉनकॉर के लिए Q2 का अपडेट से। हालांकि जब ये खबर आई, थोड़ी देर पहले खबर आई थी, शेयर ने हल्का सा स्पाइक दिखाया, फिर शेयर ठंडा हो गया। इसको लेकर जरा तेजस जी आपसे व्यू चाहिए, कॉनकॉर पर व्यू दीजिए, फिर हम जरा जेएम फाइनेंशियल पर अमोल जी के पास जाएंगे। आप कॉनकॉर के शेयर कैसा लग रहा है आपको? अंडर परफॉर्म किया है शेयर ने, कॉनकॉर ने, और अगर हम जून के हाई से अगर देखेंगे तो शेयर करीब करीब 25% नीचे आके कारोबार कर रहा है। 1200 रुपए का भाव था, अब ये 900 रुपए के आसपास शेयर रह गया है। कॉनकॉर में क्या कोई आपको लगता है कोई एक्साइटिंग मूव हो सकती है या फिर अवॉइड करें इसको? देखिए, कॉनकॉर्ड का जो स्टॉक है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, लेकिन अगर रिसेंटली हम देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन 860 से लेके 875 के करीबन बेस बनाया है,
और जो डेली चार्ट पे एक RSI डाइवर्जेंस भी आ रहा है जो संकेत दे रहा है कि स्टॉक अभी बॉटम फॉर्मेशन में है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 930 और 940 के ऊपर जाता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है या ट्रेडिंग के लिए भी अगर बाई करना है तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। और जो ब्रेकआउट जोन है वो 940 के करीबन है। अगर डिसिसिवली 940 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक में हम 5 से 7% की रैली देख सकते हैं। ठीक है, कॉनकॉर थोड़ा सा कंडीशनल इस पे व्यू है। आज ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज है ना उसमें बहुत अच्छा उछाल है। जेम फाइनेंशियल तो हम देख रहे थे, लेकिन जेम फाइनेंशियल के अलावा आप एंजल वन का शेयर देखिए, वो बजिंग है। आप एडलवाइस को देखिए, वहां पर भी 5 से 6% के आपको मूव्स दिखेंगे। अमोल, जरा आप इन तीनों शेयरों को जरा देखिए, बताइए। अब जेम फाइनेंशियल ने आज 160 का हाई बनाया है और ये इसका 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी है। कौन सा शेयर आपको ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है और क्या कहीं पर कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जी, आई थिंक ओवरऑल हम सभी में देखते हैं तो मेरा व्यू फिलहाल तो न्यूट्रल ही है। अगर जेएम फाइनेंशियल अगर हम अभी के लिए देखते हैं तो स्टॉक का फॉर्मेशन या कुछ ऑब्जर्वेशंस काफी प्रॉमिसिंग है। आज एक बुलिश कैंडल हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है, बट फिर भी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में मेरा व्यू न्यूट्रल है स्टॉक के ऊपर। इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए लग रहा है 160, 162 और इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में दिख रहे हैं 140 और 142 की। तो ये राय कुछ स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन केमिकल, इस स्टॉक पर नजर डालते हैं। स्टॉक 20% के अपर सर्किट में लॉक्ड इन हो चुका है। पिछले कुछ मिनटों में देखें तो शार्प स्पाइक यहाँ पर 20% की अपर सर्किट। कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है, एक्सचेंजेस पर इंफॉर्मेशन आ गई है। होली ओन सब्सिडरी के द्वारा एक जर्मन कंपनी को अक्वायर किया है। 1180 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन है। जो कंपनी को अक्वायर किया है वो सेकंड लार्जेस्ट पिगमेंट प्लेयर है वर्ल्ड की, जो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, डाइज, डिस्पर्जन्स, एंटी करोजन पिगमेंट्स ये सब बनाती है। तो बड़ा एक्विजिशन जिसके चलते 20% की तेज़ी इस स्टॉक पर पिछले केवल कुछ मिनटों में दिखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बंधन बैंक पर फोकस करते हैं। स्टॉक में आज शानदार तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या है ये बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी दिखी है? जी हाँ, तो बंधन बैंक पे आज फोकस बना रहेगा क्योंकि उसमें 2 रीजंस है यहाँ पे फोकस करने के लिए। सबसे पहले रीज़न अगर बात करें तो CGFMU यूनिट, जो कि क्रेडिट ग्रोथ फंड्स का एक जो उसका एक ये चल रहा था, ऑडिट चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बंधन बैंक के बाद लगभग 20,000 करोड़ का एक पोर्टफोलियो था जो उनके CGFMU यूनिट के अंडर इंश्योर्ड था। उसमें से 85% जो था वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका था बैंक, और ये जो 15% है उसके ऊपर बैंक क्लेम कर सकता था अमाउंट CGFMU के यूनिट की तरफ से। तो इसके चलते हुए बैंक ने सबसे पहला जो है वो क्लेम किया था 916 करोड़ का दिसंबर 2022 में, जो कि बैंक को मिल चुका था। दूसरा जो क्लेम है वो उन्होंने FY24 में किया था, जो कि अराउंड 1300 करोड़ तक का था। उसमें से फर्स्ट ट्रांच में 916 करोड़ तो बैंक के पास आ चुके थे, बट जब भी सेकेंड ट्रांच का पेमेंट आया जो कि लगभग 300 करोड़ का था, तभी उसी टाइम पे एक फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो CGFMU यूनिट ने कहा था कि करना ज़रूरी है, और इसके चलते हुए कहीं पे एक हेडविंड जो है वो हमें देखने को मिला था बंधन बैंक में। इसके चलते हुए बैंक ने ये भी किया था कि जो पूरा 3000 करोड़ का रिकवरी था जो बैंक एक्सपेक्ट करी थी, वो पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने राइट ऑफ किया था FY24 के बुक्स में से, और इसके चलते हुए एक फॉल भी हमने देखने को मिला था प्रॉफिटेबिलिटी में। इसके बाद अभी ये जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑडिट के चलते हुए अभी बैंक को 1230 करोड़ जो है वो आना बनते हैं। इसमें से 900 करोड़ जैसे पहले से आ चुके हैं, और आगे जाके जो 300 करोड़ का रिमेनिंग अमाउंट है वो अभी बैंक बुक करेगी अदर इनकम में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी बुक की, तो वहाँ पे कहीं पे लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट ये थी जो बैंक ने रिकवर कर चुकी थी, तो वहाँ पे भी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है जो कि अदर इनकम में आएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम जो है वो हमें अदर इनकम में देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर्स में। इसके अलावा बैंक का जो दूसरा अकाउंट था जहाँ पे से 300 करोड़ का क्लेम जो था वो बाकी था, वो भी अभी बैंक आगे जाके कर सकती है। तो एक अच्छा हेडविंड जो है वो हमें, टेलविंड जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में अगर ब्रोकरेज की माने, जैसे अगर मैक्वेरी की माने, तो उनका मानना यह है कि पैट में 15% से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो FY25 में हमें देखने को मिल सकता है इसी रिकवरी की वजह से।
इसी के अलावा अगर हम बात करें दूसरे खबरें की, तो वहाँ पे कहीं पे एमडी एंड सीईओ का अपॉइंटमेंट जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बैंक के लिए, जो अभी आरबीआई ने उसके लिए एक जो गो था वो दे चुके हैं। आरबीआई ने मिस्टर पार्थ सेन गुप्ता को एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी दी है। अगर हम बात करें पार्थ सेन गुप्ता की, तो उन्होंने पहले एमडी एंड सीईओ का रोल किया था इंडियन बैंक में भी, और इसी के बाद डेप्यूटी एमडी एंड क्रेडिट ऑफिसर का भी रोल किया था एसबीआई में। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो है वो उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद हमने अगर बात करें ब्रोकरेजेस की, तो वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। सीएलएसए का मानना है कि जो ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर वो चला गया है। अगर हम जेफरीज की बात करें तो वहाँ पे भी उनका एक बुलिश व्यू उनको हमें देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी उनका मानना यह है कि कहीं पे जो इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी है वहाँ में से एक जो रिस्क था वो चला गया है, और इसके वजह से हमने देखा कि स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल इन दो वजह से बंधन बैंक पे आज फोकस बना रहेगा। जैसे हमने देखा कि स्टॉक में 8% का ऑलरेडी अपटिक आ चुका है, तो आगे ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो खुश खबर है वो आगे जाके कैसे पैन आउट करती है। बिल्कुल, तो ये कुछ ट्रिगर्स है जिसके चलते बंधन बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी है। इसके अलावा कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन है। पंजाब नेशनल बैंक 1.5% की तेज़ी, इसी के साथ फेडरल बैंक, एसबीआई, सब कैनरा बैंक, सभी स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसी पर एक राय भी ले लेते हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूँगी क्या राय होगी। सबसे पहले तो बंधन बैंक में आज 11% की तेज़ी के बाद कैसे पोजीशंस बनाने चाहिए, और उसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़? देखिए, बंधन बैंक में आज गैप अप ही हुआ था और गैप अप के बाद स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है, बट अभी ये स्टॉक में करंट भाव पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बाई करने के लिए। अगर कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली इसमें स्टॉक में बाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक ने अभी बेस बना दिया है करीबन 185 के करीबन, तो अगर कोई हल्की सी गिरावट आती है और स्टॉक करीबन 202 के करीबन आता है तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसमें एक 215 216 के करीबन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 230 से लेके 235 तक भी जा सकता है। और जैसे कि पीएसयू बैंकिंग की बात करें, मैंने ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक रिकमेंड किया आज के ट्रेडिंग आइडिया में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है 765 के करीबन, और इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसका भी सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव में बाई करने के लिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक, मुझे कैनरा बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक का भी अगर चार्ट देखे तो ये स्टॉक ने करीबन 96 से लेके 100 के करीबन अच्छा खासा बेस बनाया है स्टॉक ने। हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं 2-4 दिन के टाइम होराइजन से, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बंधन बैंक पर और इसी के साथ कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। एक बार रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1% की तेजी थी, लेकिन आज पूरा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था कल, आज सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर बन चुका है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो फीनिक्स मिल्स 2% नीचे, डीएलएफ, लोढ़ा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, सभी स्टॉक्स में आधे से 1.5% की गिरावट है। अमोल, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले कुछ दिनों या महीनों से बात करें तो कुछ डिमांड कंसर्न्स, कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। जब से ही कैपिटल गेन्स टैक्सेस चेंज किए हैं तब से रियल एस्टेट डिमांड पर भी इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें अगर किसी का 3 से 6 महीने का नजरिया हो तो इंडेक्स पर आपकी क्या राय होगी? काफी वोलेटाइल रहा है एक तो, और दूसरा जब करेक्शन आ रहे थे मार्केट में तो रियल एस्टेट स्टॉक ने अच्छे खासे कंट्रीब्यूट भी किए हैं। मुझे लगता है ये तो आने वाले दिनों में भी ब्रॉडर मार्केट जहाँ पे जाएगा वहीं पे उसी के साथ ये चलेगा। फिलहाल तो टेक्सचर भी क्या अभी भी जो आया है वो बाउंस बैक ही लग रहा है। स्टॉक में कोई बड़ा रिवर्सल में एज अ सेक्टर के लिए मान के नहीं चल रहा हूँ। अगर हम इंडेक्स से अगर हम स्टॉक्स पे जाते हैं या 2 या 3 महीने के व्यू से, तो आई थिंक एक डीएलएफ में अभी भी ब्रॉडर टेक्सचर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक एक सीमित दायरे में जरूर चल रहा है। ऑन द लोअर साइड 820 800 के सपोर्ट से स्टॉक को, ऑन द फ्लिप साइड मुझे लगता है 940 950 आने वाले दिनों में एक रेजिस्टेंस के लेवल काम करेंगे। फिर भी एक बड़ा रेंज है जहाँ पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख सकता है अपने को। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो एक लोढ़ा का अगर मैं बात करता हूँ
तो ये स्टॉक वोलाटाइल है, दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे हैं, बट मुझे लगता है अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक के लिए कोई देख रहा है तो 1200 और 1220 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक उसके नीचे रहता है आई थिंक ये वीक कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। अबाउट 1220 आई थिंक स्टॉक में एक पुल बैक और आने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। अबाउट 1220 आई थिंक स्टॉक कहीं ना कहीं 1250 1280 तक जाने का पूरा कोशिश कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट ऑन द डाउन साइड 1150 का है। ये राय रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, मतलब लेवल्स ऐसा लग रहा है कि कई बार देखिए कि चेंज ही नहीं हो रहे हैं। निफ्टी है 30 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। और बस एक राहत वाली चीज़ ये है कि चढ़ने वाले जो शेयरों की संख्या है वो गिरने वाले शेयरों की संख्या से ज़्यादा है। इनफैक्ट जो गेनर्स और लूजर्स भी है ना, उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। टीसीएस टॉप लूजर बना हुआ है, दूसरी तरफ हिंडाल्को और ट्रेंट ये टॉप गेनर्स में बने हुए हैं। आप एफएनओ में देखेंगे 104 शेयर मजबूत हैं और जो डिक्लाइंस वाले शेयर हैं गिरने वाले उनकी संख्या है 71। लेकिन आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर खोजने चाहिए, कौन से शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा बनेगा, ये जरा समझ लेते हैं। तेजस जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बीटीएसटी सौदा आपके पास है या फिर एसटीबीटी है, क्या सलाह देंगे आप? ये मेरे हिसाब से बीटीएसटी में एमसीएक्स में खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अभी भी एक ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है स्टॉक में, तो डेफिनेटली एमसीएक्स में करंट भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। बीटीएसटी के हिसाब से इसमें एक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 6325 का, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक में हम यहाँ से भी 2% तक की रैली देख सकते हैं। तो 6550 से लेके 6600 तक के भी लक्ष्य देख सकते हैं एमसीएक्स में। ठीक है, एमसीएक्स को आप खरीदिए 6550 से लेकर 6600 के टारगेट के लिए। तेजस जी, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? 6400 325 का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि आज स्टॉक काफी चल चुका है। थोड़ा डीप है, हाँ थोड़ा डीप है, स्टॉक काफी चल गया है। 6325 टारगेट भी उस हिसाब से देखेंगे तो बड़ा है, 6550 से 6600 का टारगेट है। तो ये कब तक वैलिड रहेगा तेजस जी? अगले 2-3 दिन के हिसाब से। अगले 2-3 दिन के हिसाब से, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार तक, जब तक आपका टारगेट आ जाए तो आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अमोल, आप बताइए, आपका बीटीएसटी का सौदा कौन सा है, क्या खरीदना चाहेंगे आप? जी, मैं एक एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। काफी कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो उसके साथ में जाना चाहूंगा। 724 के आसपास चल रहा है, 1-2 दिन शायद ले सकता है स्टॉक, बट 716 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और आई थिंक उसका जो प्रीवियस स्टॉप था 735 740 के लेवल स्टॉक शायद आने वाले दिनों में टच करता हुआ देखने को मिले। दूसरा मैं एक टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। फिलहाल आज चला नहीं है, बट इनसाइड बॉडी है और एक रिवर्सल के बाद एक कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है। मुझे लगता है कि एक 920 का लेवल अहम रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। अगर वो मेंटेन करता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 960 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाटा मोटर्स को भी खरीदने की सलाह आपके लिए है। और एचडीएफसी लाइफ जो दूसरा शेयर, जो पहला शेयर इनफैक्ट अमोल ने जो सुझाया आपको, 716 के स्टॉप लॉस से खरीदी, 740 तक ये शेयर जा सकता है। टाटा मोटर्स का टारगेट आपने क्या बताया अमोल? 960 तक जा सकता है, 960 तक। ठीक है, टाटा मोटर्स को आप 960 के टारगेट के लिए आप खरीद के रखिए। ये 2 बीटीएसटी के सौदे हो गए, यानी कि 3 आपके लिए जो सौदे मिले, तीनों के तीनों तेजी के ही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स की बाजार में पहचान आपके लिए करेंगे, आपकी जाएगा नहीं। छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन हाजिर होंगे। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्चून बनाता है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। अरे इतना लाइट काय को चालू है? नवरोज है क्या? हिसाब कर रहे हो अंकल? नहीं, लव लेटर लिख रहा हूँ।
अकाउंट्स डेली चेक करने का, कल कुछ मिसमैच नहीं होना मांगता। एक्सचेंज भी डेली ट्रेड के मैसेजेस भेजता है, टाइम पे वेरीफाई करने का, और कोई मिसमैच हो तो तुरंत एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुदर्शन केमिकल इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। पिछले कुछ मिनटों पहले हमने बात की थी 20% की अपर सर्किट में लॉक्ड इन था। थोड़ी सी गिरावट उन लेवल से दिखी है, लेकिन उसके बावजूद 15% की तेजी यहां पर दिखी है। कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। पूरी डिटेल्स के साथ जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं कौन सी कंपनी अक्वायर की है, कितने में अक्वायर की है और कब तक ये ट्रांजैक्शन पूरा होता हुआ नजर आ सकता है? जी, तो सुदर्शन ग्रुप की बात करेंगे तो आज हमें 20% का अपर सर्किट देखने मिला। कंपनी ने यूबेक ग्रुप के ग्लोबल पिगमेंट ऑपरेशंस को एक्विजिशन करने के लिए मंजूरी दी है। यूबेक कंपनी की बात करें तो जर्मनी स्थित स्पेशल केमिकल कंपनी है और ये टोटल डील जो होगी 1180 करोड़ रुपए पर होने की संभावना है। इसी के साथ अगर सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो 3 से 4 महीने में हमें ये डील होते हुए दिख सकती है। और ये डील होने के बाद कंपनी के जो अमेरिका और यूरोप में जो मार्केट प्रेजेंस है वहाँ पर उनका मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है। बिल्कुल, तो ये एक्विजिशन के चलते स्टॉक में सॉलिड 15% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, सुदर्शन केमिकल पर आज की तेजी के बाद चार्ट्स पर क्या नजरिया बनेगा? ये काफी शार्प सर्ज हुआ है। अभी आपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ सही किया था कि एकदम लास्ट सेकंड हाफ में ही मार्केट में उसमें स्टॉक में मोमेंटम आया है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी इंक्रीमेंटल है, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा चार्ट के हिसाब से, क्योंकि काफी ज्यादा चल चुका है और काफी कम टाइम स्पेन में चल चुका है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का रहेगा। बट अगर मैं सपोर्ट्स की बात करता हूँ तो 1120 और 1110 के इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मैं ब्रॉडर व्यू रखता हूँ तो अभी भी टेक्सचर बुलिश है और वही अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ये राय सुदर्शन केमिकल पर। एफएमसीजी सेक्टर से दो स्टॉक पर नजर डालेंगे। एक तो अल्को बेवरेज कंपनी है रैडिको खैतान, 2% की तेजी यहाँ पर। कोलगेट में भी करीब 1.5% की तेजी दिखी है और दोनों ही स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर के टॉप गेनर्स में है। तेजस, क्या राय बनेगी रैडिको खैतान और इसके अलावा और कोई अल्को बेवरेज कंपनी जहां पर आपको लगता है कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं? यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसी कोई कंपनियां? देखिए, रेडिको केतन का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसको रिस्पेक्ट करके रिकवरी देता है। अभी भी देखेंगे तो स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 2065 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग आई है 2300-2330 के करीबन वहां तक भी जा सकता है। और यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो ये जो स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट का वो भी एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है स्टॉक में कोई पैनिक नहीं है, लेकिन इसमें एक थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1540-50 के ऊपर जाता है तो ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 1490। तो 1490 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पर लगा सकते हैं। इसी के साथ कुछ ऑटो कंपनियों पर भी नजर डाल लेते हैं। पूरे दिन हमने ऑटो सेक्टर पर चर्चा नहीं की, एक्साइड इंडस्ट्रीज की तो बात की, लेकिन इसके अलावा मदरसन सुमी 1.5% की तेजी यहाँ पर और बॉश इस स्टॉक में भी करीब 1% की तेजी है। अमोल, दोनों में से कोई स्टॉक जहां पर ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया जा सके अगले हफ्ते के लिए? दर्शन का फॉर्मेशन काफी बेटर लग रहा है। एक तो 3 दिन 4 दिन का तेजी है और उसके बाद भी कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में दिख नहीं रहा है, डेली और इंट्राडे दोनों टाइम फ्रेम में। मुझे लगता है आज का डे लो इंपॉर्टेंट रहेगा, 210 209 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो मेंटेन करता है स्टॉक तो ये बुलिश फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 218 222 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। और बॉश का अगर हम बात करें तो भी आई थिंक ये अप ट्रेंड में ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है थोड़ा सा। बट आज का डे लो आई थिंक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 38,000 का। उसके ऊपर रहता है तो ये सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।
ठीक है, संवर्धन मदरसन को लेकर ये व्यू। अच्छा, फार्मा में एक शेयर ऐसा है ना जिसकी बहुत चर्चा होती नहीं है, मैनकाइंड का। मैनकाइंड को लेकर क्या व्यू है आपका तेजस? काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है स्टॉक का, लेकिन स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है। 2780 से लेके 2800 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर बंद नहीं देता है मुझे कोई बड़ी तेजी नहीं लग रही है। अगर एक दो दिन ये स्टॉक इसके ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये 2950 से लेके 2970 तक भी जा सकता है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगर एक दो दिन अगर 2800 के ऊपर बंद देगा तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 5% की रैली हो सकती है। ठीक है, 5% की रैली हो सकती है मैनकाइंड फार्मा के शेयर में। इस बीच आप बीएसई के शेयर को जरा फिर से लेकर आइए स्क्रीन पर। अब ये डे हाई पर, नई ऊंचाई पर 444 वाले स्तर पर एक पॉज लिया था, फिर से नई एनर्जी आई। 4550 का इसने नया हाई बना दिया है। बीएसई में अगर किसी ने आज तेजी की है, आगे ट्रेड कैरी करके ले जाना है मोल जी? आपसे मैंने पूछा था या फिर तेजस जी से पूछा था? फिलहाल मुझे ये याद नहीं आ रहा है। तेजस जी से आई थिंक पूछा था आपने। तो मैंने बताया था कि ये 4200 का आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है। तभी चल रहा था स्टॉक करीबन 4430-40 के करीबन, और स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। 4200 का पोजिशनल स्टॉक है, डेफिनेटली कैरी करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिन में 4800 से लेके 4820 तक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। कमाल की तेजी हमने बीएसई लिमिटेड के शेयर में देखी। एक क्विक राय आप तेजस जी फटाफट मुझे ना गेल के शेयर पर दीजिए। गेल भी हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम थोड़ा दिखा रहा है इंट्राडे में। गेल क्या करें? डे हाई के आसपास क्लोजिंग करने जा रहा है ये। देखिए, गेल की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। डेली पे थोड़ा साइडवेज मोमेंटम बना रहा है, लेकिन ये वीक का अगर चार्ट देखेंगे तो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो 221 का एक स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेडिंग के हिसाब से। जब तक 221 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में रैली कर सकता है। और ऊपर में 234 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आएगा और 240 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए गेल में, विद स्टॉप लॉस बिलो 221। लक्ष्य रहेंगे 234 और 240 के। ठीक है, 234 240 के टारगेट होंगे गेल इंडिया के शेयर के लिए। बाजार बंद होने में 1 मिनट से भी कम का समय रह गया। फटाफट अब एक बार रिकेप कर लेते हैं कि क्या हुआ है आज। आज पूरा का पूरा दिन निफ्टी ने एक रेंज में काट दिया। 108 अंकों की रेंज रही और जो क्लोजिंग होने जा रही है वो होने जा रही है 24,970 के आसपास। 25 अंकों के आसपास की गिरावट है, हल्की सी गिरावट ही है, लेकिन ये है कि हाँ नरमी रही। और उसकी वजह ये रही कि 25,000 के स्तर पर अगर आप पुट को और कॉल्स को देखेंगे ना तो बहुत कह सकते हैं कि तेज घमासान युद्ध चल रहा है। और निफ्टी बैंक 350 अंक की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देने की तैयारी में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के पक्ष में जरूर रहा है। 1350 शेयर मजबूती वाले रहे, 1238 शेयर रहे कमजोरी वाले। चढ़ने वाले शेयरों की बात करें, ट्रेंट नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने की खबरें आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर थी। इसके चलते हम देखते हैं कि ट्रेंड में 2.5% के आसपास ये तेजी रही। इसके अलावा जो शेयर चले उसमें आईटी में एचसीएल टेक महिंद्रा और इसके अलावा इन्फोसिस भी हमने चलते हुए देखा है। हालांकि टीसीएस के नतीजे कमजोर थे, लेकिन कुछ सिल्वर लाइनिंग थी नतीजों में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीएफएसआई वाले जो सेगमेंट है उसमें रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। तो ये सबके लिए ये तो वहां से एक अच्छा संकेत लिया आईटी स्टॉक्स ने। आज हमने देखा कि मेटल में भी फिर से मूव आई। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, ये कुछ शेयर अच्छे से चले। फार्मा में इप्का लैब्स, ग्रेन्यूल्स पर में हमने अच्छी तेजी देखी है। और इसके अलावा ओएनजीसी के शेयर में, एचयूएल के शेयर में, कोल इंडिया के शेयर में भी 1% से के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखी। एक्सचेंज वाले शेयर जम के दौड़े। एमसीएक्स में 3% की अच्छी तेजी, बीएसई में 7% से ज्यादा का उछाल, और दोनों के दोनों शेयरों ने बनाया है अपना नया रिकॉर्ड हाई। तो ये रहे आज के मेजर हाईलाइट्स। गिरने वाले शेयरों की बात करें, बैंकिंग ने अपनी कल की तेजी काफी हद तक आज गंवाई है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों जो मेजर जो बैंक्स हैं आज गिरावट का शिकार होकर बंद हुए हैं। इसके अलावा एमएनएम में करीब 2% के आसपास की नरमी रही। लगातार शेयर ये भी दौड़ा है, लगातार ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड्स भी आए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज हमें देखी है इसमें।
कमिंस इंडिया, इस पर एक सेल की कॉल थी गोल्डमैन सैक्स की और हमने देखा कि कमिंस में 5% की गिरावट रही और ये शेयर इंटरडे में बिल्कुल उबर नहीं पाया। जो गिरावट इसमें बढ़ी वो आखिर तक कायम रही, लेकिन बंधन बैंक रहा आज का स्टार परफॉर्मर। इसमें नए एमडी एंड सीईओ आए हैं और इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी को लेकर भी एक अच्छी इनके लिए खबर आई जो प्रोपेल किया शेयर को। आज हमने 200 रुपये के ऊपर के इसमें लक्ष्य देखे हैं, लेवल देखे हैं। 209 रुपये पर जाकर बंधन बैंक का शेयर क्लोजिंग दे रहा है। 21-22 रुपये एक ही सत्र में आज बंधन बैंक ने जोड़ लिए। तो चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। एक मिली जुली हम क्लोजिंग के हैं, बाजार अपने दिशा की तलाश में है। 25,000 के लेवल के आसपास हमने लगातार आज दूसरे सत्र में देखा है कि तीसरे सत्र में इनफैक्ट जब उसकी इर्द गिर्द ही निफ्टी घूम रहा है। ट्रिगर्स का भाव है, देखते हैं नतीजे ट्रिगर्स देते हैं नहीं देते हैं। और इस शो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। तेजस जी, कोई डिस्पोजल आप शेयर करना चाहेंगे?